मानव सभ्यता ने तांबे की तारों से लेकर सिलिकॉन चिप्स तक एक लंबी यात्रा तय की है। आज हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां विद्युत प्रवाह बिना किसी प्रतिरोध के बहता है और कंप्यूटर क्वांटम बिट्स पर आधारित हैं। यह चमत्कार है क्वांटम विज्ञान का। तो आज हम बातें करेंगे सुपर कंडक्टर से सुपर कंप्यूटर तक क्वांटम विज्ञान का चमत्कार विषय पर। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जीशान अली सिद्दीकी जी। डॉक्टर जीशान, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। अभी हाल ही में क्वांटम विज्ञान एक बार फिर से चर्चा में है, यानी क्वांटम विज्ञान के जरिए जो कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सोचने की गति में भी इंसानी कल्पना से भी ज़्यादा तीव्र माना जा रहा है। तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्वांटम विज्ञान की दुनिया क्या है। जिस विज्ञान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये एक सूक्ष्म दुनिया के बारे में बात होने जा रही। क्वांटम, जहाँ पे हम परमाणुओं की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, प्रोटॉन्स की बात करेंगे। एक दुनिया जो हम आप सब देखते हैं, ये शिथिल दुनिया जिसको कहा जाता है, जो आप सब जिसको आसानी से महसूस कर सकते हैं, बट एक ऐसी दुनिया है, बहुत ही सूक्ष्म दुनिया है। आप कोई भी पदार्थ उठाते हैं, कोई भी चीज़ें हाथ में लेते हैं, वो अणुओं से बनी है, परमाणुओं से बनी है, इलेक्ट्रॉन से बनी है। वो कैसे बिहेव करती हैं, उनकी क्या नियम है, क्या वो नॉर्मल भौतिकी के नियम को फॉलो करते हैं या कुछ अलग नियम है? बिल्कुल अलग नियम है उसके। वहाँ पे क्वांटम भौतिकी अपना काम करती है, कुछ अलग है विज्ञान। सूक्ष्म दुनिया में ये हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं। ये है क्वांटम फिजिक्स, जहाँ पे आप इस तरह की चमत्कार देखेंगे। तो हम शुरू से हम आपको अगर बताएं कि ये प्रयोग कैसे हुआ है सूक्ष्म दुनिया में, और फिर क्या इसका यूज़फुलनेस है, क्या प्रयोग है कि हम इस शिथिल दुनिया में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मोटा मोटा कहें नॉर्मल कि क्वांटम दुनिया क्या है, तो एक बहुत ही सूक्ष्म दुनिया है जहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे परमाणुओं और अणुओं पे बात करते हैं, उनके विज्ञान के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं। जी, यानी अणु परमाणु की गति के बारे में एक तरह से उसमें बात की जाती है। तो इसमें सुपर कंडक्टर की क्या भूमिका होती है? सुपर कंडक्टर अब इस पिक्चर में कैसे आता है, क्या उसका रोल है? देखिए, हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने ही होते हैं। सुपर कंडक्टर एक ऐसी धातु है, एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेरिक कैमर्लिंग। उन्होंने 1911 में इसकी खोज की और बताया कि एक निश्चित तापमान पे, बहुत ही ठंडे तापमान पे, एक पदार्थ अपनी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता खो देता है। मीन्स मतलब क्या हुआ इसका, कि उसमें अगर एक बार विद्युत प्रवाह आपने कर दिया तो वो उसमें बिना किसी अवरोध के वो बहती रहेगी। उसमें जो ऊर्जा माइनस होती है या कम होती है कि घर्षण से या अवरोधक से, वो बिल्कुल नहीं होता है। इससे क्या होता है, आपकी डिवाइस गर्म नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रतिरोधक नहीं है। तो सुपर कंडक्टर जो एक धातु खोज करी गई 1911 में, जिसके लिए उसका नोबेल पुरस्कार कैमर्लिंग जी को 1913 में ही दे दिया गया था। तो इस धातु का इस एक एज ए टूल की तरह प्रयोग किया गया है इस क्वांटम तकनीक को बनाने के लिए। जी, हाल ही में फिर से अभी नोबेल पुरस्कारों की चर्चा चल रही है। तो भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। तो इस खोज के बारे में हमारे श्रोताओं को आम आदमी के होने वाले लाभ के लिहाज से बताएं। जी, बहुत ही हम रोचक तरीके से आपको समझाते हैं ये खोज किया है और इसका हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले भविष्य में। इसमें दो चीज़ें आपने जिक्र करी, एक है माइक्रोस्कोपिक टनलिंग, क्वांटम टनलिंग, और दूसरा है ऊर्जा क्वांटाइजेशन की बात हुई। एक इलेक्ट्रॉन एक अवरोधक से दूसरी की तरफ बिना किसी अवरोध के कैसे पहुंच जाता है। तो ये जो इन्होंने प्रयोग किया था उसके कुछ आधार हैं। पहले हम बता दें कि इसमें एक तो इन्होंने पदार्थ यूज किया जो कि आपका सुपर कंडक्टर था। सुपर कंडक्टर जैसा कि आप जान चुके हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, विद्युत बहता रहता है। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ यूज़ करी थी जिसको बोलते हैं, एक प्रयोग है उसका नाम है जोसेफ्सन जंक्शन। ये क्या होता है, ये दो सुपर कंडक्टर लेता है और बीच में एक इंसुलिन की परत लगाता है। नॉर्मली अगर आपने दो सुपर कंडक्टर के बीच में एक परत लगा दी, जिसको हम दीवार कह सकते हैं, या मैं को एक पहाड़ बोल दूं और कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन उस पहाड़ को पार करके दूसरी की तरफ जाए, तो नामुमकिन है क्योंकि नहीं जा सकता। बीच में इंसुलिन परत लगी हुई है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे इस प्रयोग ने करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन उस इंसुलिन परत को पार करके दूसरी की तरफ चला गया, जिसको आज के समय में क्वांटम टनलिंग कहा जाता है।
ये वाला प्रयोग जो हुआ था जोसेफसन जंक्शन का, ये भी 1962 की खोज है, जिसको एक वैज्ञानिक थे हमारे ब्रायन जोसेफसन, जो उन्होंने एक अपना मूर्त विचार व्यक्त किया था कि इलेक्ट्रॉन बिना अवरोध में भी जा सकते हैं सुपर कंडक्टर में, जिसका प्रयोग किया गया 1964 के दशक में। इसका प्रयोग करके इसका प्रैक्टिकल भी आ गया कि हाँ ये किया जा सकता है। फिर 1973 में उन्हें इसका नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जो ब्रायन जोसेफसन थे। अब ये जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रॉन अवरोध में भी टनल बना के जा सकते हैं, यहीं से वो विचार उत्पन्न हुआ जिसका अभी आप नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे, जो 1980 के दशक में अब हम आते हैं, जहाँ पे वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो सूक्ष्म लेवल पे ये प्रयोग हो रहा है, क्या ये शिथिल दुनिया में भी हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं? क्या किसी अवरोध के थ्रू बिना किसी एनर्जी के वो टनल बना के चला जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये विचार हमारे 3 वैज्ञानिक जो अभी इस बार के 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनेस और माइकल डेवोरेट, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1980 से 1985 के दशक में बहुत सारे प्रयोगों के थ्रू ये करके दिखाया, जिसमें उन्होंने एक जोसेफसन जंक्शन बनाया और दिखाया कि एक बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक क्वांटम, एक सूक्ष्म कण की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। ऊर्जा क्वांटाइजेशन एक पूरे सर्किट में भी आ जाता है और वो एक क्वांटम टनलिंग के थ्रू दूसरी की तरफ बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के जा सकते हैं। तो ये जो प्रयोग था बहुत ही चमत्कारिक उन्होंने करके दिखाया, जिसका सम्मान अब 2025 में उन्हें दिया गया, जब उन्होंने देख लिया कि सोसाइटी में किस काम आने वाला है। अब ये काम कैसे आया, जो कौन से आम आदमी के इस्तेमाल के काम आने वाले हैं इस तकनीक। हाँ, तो ये जो विचार आया था कि एक टनलिंग बनाना, कि एक जगह से दूसरी जगह किसी का पहुंच जाना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? उस विचार से कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इंसुलिन परत को पार कर जाते हैं। तो इसी को जब बड़े लेवल पे उन्होंने बनाने का सोचा, तो उन्होंने पाया कि हाँ ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है, जो अपनी आंखों से हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब इसका यूज़फुलनेस क्या है हमारे, तो अगर हम देखें अभी जो आज के समय में जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं, उनसे भी बहुत तेज़ सुपर कंप्यूटर बनाए गए जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करी गई है, जीपीयू यूज़ किए गए हैं। हमारे भारत देश में इस समय सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत, जो सीडेक पुणे में है, और ये विश्व में 75 नंबर पे आता है अपनी कंप्यूटिंग पावर में। और ये जो कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा जो होती है, नॉर्मल रिसर्च पर्पज़ के लिए हम यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका सैटेलाइट इमेजिंग से जो डेटा आते हैं उनके एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग या रॉकेट साइंस से रिलेटेड उसमें जो होता है वो रिसर्च वर्क के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग। जो क्वांटम कंप्यूटर हैं वो अब इनसे भी मिलियंस टाइम्स हायर कैपेसिटी में प्रोसेसिंग कर पाएंगे अगर ये हम उसको और लार्ज स्केल में लेकर आएंगे। अभी क्या है, जो क्यूबिट होती है, आप समझिए एक चीज़ 0 भी है 1 भी है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट करी, तो अभी इनकी एक्यूरेसी इतनी एग्जैक्ट नहीं वैज्ञानिक ला पाए हैं। इस वजह से अभी मूर्त रूप में ये अभी नॉर्मल पब्लिक के यूज़ के लिए नहीं आ पाया है। जैसा कि हमें भविष्य दिखाई दे रहा है, जितनी तेजी से हमारा विज्ञान जगत इसमें इवॉल्व होता जा रहा है, उसमें एक तरीके से रेस चल रही है कि सुपर कंप्यूटर जो नॉर्मल बिट्स पे काम करते हैं, 0-1 तकनीक पे काम करते हैं, वही अब जब क्यूबिट पे आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हायर परफॉर्मेंस पे जाएंगे या सुपर कंप्यूटर जाएंगे। सुपर कंप्यूटर जो अभी हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टेबल आंसर देते हैं, बट अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा अनिश्चित हो जाता है क्यूबिट, क्योंकि इसका बिहेवियर अभी हम सर्टेन नहीं कर पा रहे कि कब वो 0 हो रहा है, कब 1 हो रहा है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट इस पर काम हो रहा है, 90% तक एक्यूरेसी आ चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर होने वाला है, दवाओं के ईजाद में, आप मेडिसिन जहाँ एक्सप्लोर हो रही है, जहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं नई नई तकनीकों पर, हमारे कैंसर्स की डिसीज़ पे कई रिसर्च हो रहे हैं, बल्क में डेटा जाता है जिसमें प्रोसेसिंग करते हैं कि जो सेल्स हैं हमारे बॉडीज के कैसे वो फ्रेम हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वांटम कंप्यूटर्स, ये तकनीक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हमारी सोसाइटी के लिए। जी, यानी स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। तो भविष्य क्या दिखता है सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बीच? सुपर कंप्यूटर अपने आप में अपनी एल्गोरिथम रोज़ नित नए आयाम लेकर आते हैं। लेटेस्ट अभी हमारा यूएस में एक इन्होंने 2020 में लॉन्च किया हुआ है जो हाईएस्ट एक्यूरेसी दे रहा है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटिंग पावर उसके पास में है। फिर अभी हमारे इंडिया में इन्होंने बनाया है, प्लस एक प्राइवेट कंपनी है QPi AI नाम से हमारे भारत देश में, जिन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर खुद से बनाया। अभी अप्रैल 2025 में इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने केवल 25 क्यूबिट्स यूज़ करके 97% एक्यूरेसी का दावा उन्होंने किया है। बट स्टिल अभी वो थोड़ा सा लोअर फेज में है जिस पे काम चल रहा है। बट मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि जिस तकनीक से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले 5 से 6 सालों में क्वांटम कंप्यूटर अभित रूप में आपके डेस्क के सामने रखे होंगे और आप उसके थ्रू बड़ी बड़ी गणनाएं
सेकेंडों में कर रहे होंगे। यानी सुपर कंडक्टरों ने केवल विद्युत विज्ञान को नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से हमारी तकनीकी सीमाओं को भी चुनौती दी है। सुपर कंडक्टर से सुपर कंप्यूटर तक की यह यात्रा मानव बुद्धि और विज्ञान की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। क्वांटम विज्ञान के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर जिशान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान जगत के इस अंक में इतना ही। अब अपने साथी प्रवीण को दीजिए इस अंक को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।